हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं आपका गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, गुरु, टीचर, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हमने देख रखा है कि सिलेबस कैसा है और हमने एक एनालिसिस वीडियो देखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं, हम ये जो सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपको जीरो से लेके हीरो तक की जो जर्नी है वो हम आपको तय कराएंगे। ठीक है, तो उसमें ये वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कि आप अगर एक बार मतलब वेल अक्वाइंटेड अगर हो जाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन योर एग्जामिनेशन क्वाइट स्पेसिफिकली एंड इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे। ठीक है, आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से होगा बिकॉज द रीजन इज आपको एनालिसिस जरूरी होती है। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि आपका फोकस पॉइंट क्या है, आप कहाँ स्ट्रांग हो, कहाँ वीक हो। वीक हो तो वहां ज्यादा मेहनत करोगे, स्ट्रांग हो तो अच्छा करोगे लेकिन उस पर थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं आज। तो हमने आज आपके जो सेक्शन थे उसको मैंने आपको बता रखा है, 3 सेक्शंस बनते हैं आपके। एक क्या है पैसेजेस, दूसरा क्या है, दूसरा आपका वोकैब, और तीसरा क्या है, तीसरा सेक्शन है ग्रामर का। ठीक है, तो आज हम पैसेजेस को डिस्कस करेंगे। पैसेजेस किस तरह के आते हैं, पैसेजेस 3 तरह के आते हैं, बट आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है कि लिटरेरी मैंने बता रखा है, एक बार आप देख सकते हो उसको। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि लिटरेरी है, नैरेटिव है कि फैक्चुअल है, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन बीइंग कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, सीधी सी बात, एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो आज हम पैसेज देखेंगे। आज हम इन टोटल 2 पैसेजेस क्लियरली उसको जो है उसके आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये एक पैसेज है जो कि आपके 2022 में ये आ चुका है। ये पैसेज क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक टिप देना चाहूंगा आप लोगों को, जब भी आप आंसर करें या कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उसको बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ध्यान से, माइन्यूटली पढ़ें। रीजन बीइंग कि एक नोट लगा दें, क्वेश्चन में एक नोट आ जाएगा और वो आपके ध्यान में रहेगा ही नहीं और आप जो है आंसर कुछ और देख के कर दोगे। वो नहीं करना है। साथ में आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन पढ़ के आपने चूज कर लिया, नो। बिकॉज जो भी होता है ना उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो हो सकता है कि 4 में 2 आंसर ऐसे हों जो कि नियरली सही हो, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल हैव रेड all the answers, all the options carefully, then you can easily choose which is the most appropriate answer. चलिए पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेजेस आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आप उसमें थोड़ा टाइम दोगे, जैसे एक पैसेज अगर पढ़ दोगे 2-4 मिनट लगेगा, पैसेज पढ़ लोगे, 6 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अभी हम देखेंगे आगे, 6 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक स्टोरी दी हुई है, देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड। ठीक है, सीधी सी बात है, समझ आ रहा होगा आपको। एक बच्चा है और एक ट्री है और ये बच्चा उसकी छांव में खेलता था। दे हैड बिकम फ्रेंड्स। आप देखो, साथ में लैंग्वेज को भी देखते रहना। बहुत सारी चीजें, जो वर्ड्स नहीं आ रही है उसको आप अंडरलाइन करो, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपके वोकैब के पार्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। दे हैड बिकम फ्रेंड्स। वन डे द बॉय सैट लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री क्राइंग। रो रहा था बैठ के। ठीक है, बच्चा था वो, ही वॉज हंग्री। क्या था? भूखा था। तो देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमास जहां आता है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है कि दिस इज द स्पीच ऑफ समवन। कोई कुछ बोल रहा है तो उसके लिए हम जनरली डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। ईट माई फ्रूट मतलब ये कोई कह रहा होगा। ईट माई फ्रूट कौन कहेगा? फ्रूट कौन बेयर करता है फ्रूट्स को? ट्री। तो ट्री कह रही है बात, ईट माई फ्रूट। सेट द काइंड ट्री बेंडिंग डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस। अपने ब्रांच को झुका के ये कह रहा है। The boy ate the fruit and was happy. आप भी फल खा के तो खुश हो ही जाते होगे। ऐसे अभी के जनरेशन में पता नहीं, मोमो खा के खुश होते होगे। The boy grew up. One day he sat under the tree with an anxious look on his face. ठीक है, थोड़ा सा घबराया हुआ था। Anxious look का मतलब, What is the matter? asked the tree. I am going to marry and I want a house to live in, said the young man. ठीक है, पहली बार क्या हुआ कि वो परेशान था, बच्चा था और वो भूखा था इसलिए वो परेशान था। तो ट्री ने क्या बोला? मेरे फल को तोड़ लो और अब आप आराम से खा लो। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया और वो एक दिन फिर बैठा हुआ था वहीं शेड में और वो क्या हो रहा था?
वो बोल रहा था, उससे ट्री ने पूछा कि क्यों परेशान हो। उसने क्या बोला कि मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी करना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम आप शादी करोगे तो क्या करोगे, रास्ते पे तो नहीं रहोगे ना। उसके पास घर नहीं था, तो वो चाहता था कि उसका एक घर हो जाए, ठीक है, तो वो घर लेना चाहता, ठीक है। तो हाँ, आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन, कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस सेट द ट्री। देखो ट्री कितना ज्यादा हेल्पफुल, काइंड हार्टेड है। वो क्या बोल रहा है, मेरे ब्रांचेस को काट दो, ऑल्दो उसको पेन फील होगा। आपको तो पता ही है ट्री को भी पेन फील होता ही है, ठीक है। तो मेरे ब्रांचेस काटो और आप हाउस बना लो। द यंग मैन बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। द यंग मैन बिकेम अ सेलर, ठीक है। अब सेलर बन गया। सेलर का मतलब नाव में जो जाता है ना, बोट शिप लेके, उनको बोलते हैं। वन डे ही सैट अंडर द ट्री विथ अ वरीड लुक। फिर परेशान था, देखो परेशान हो रहा है, फिर पहुंच जा रहा है उसके पास, ट्री के पास। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड द ट्री। ट्री कितना प्यार कर रहा है देखो आप इससे। माई कैप्टन इज अ क्रूअल फेलो, आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ओन। अब कैप्टन जो इसका है, जो कि इसका बॉस है एक तरह से, वो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, क्रूअल है, निर्दयी है। तो ये चाहता है, ये जो लड़का जो बड़ा हो चुका है, छोटा बच्चा था बड़ा हो चुका है, ये क्या चाहता है कि आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ओन, मेरा अपना शिप हो। देखो अब प्रोनाउंसिएशन में देखो, एक चीज होता है शिप SHIP, शीप SHEEP, ठीक है, और SIP सिप, तीन वर्ड है ना, लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन के हैं, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसीलिए जब आप कोई चीज को अगर प्रोनाउंस कर रहे हो तो ध्यान में रखें कि कहाँ पे स्ट्रेस डालना है, कहाँ नहीं डालना है, ठीक है। व्हाट इज द मैटर हो गया। सेट द सेलर, कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप, ठीक है, सॉरी मेरे से भी गलती हो गई। कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप, मेरा ट्रंक काट लो और शिप बना लो। द सेलर लॉस्ट हिज शिप एंड रिटर्न्ड होम एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन। फिर से वो शिप भी बेकार, फालतू भी है, लड़का भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसने उसको मतलब अपने ब्रांचेस को काट के बोला कि शिप बना लो, और वो उसको भी मतलब बर्बाद करके चला आया। देखो, ऑन अ कोल्ड विंटर्स डे ही स्टूड वेयर द ट्री वंस वाज, जहां पे ट्री था वहां बैठा हुआ था। लीनिंग ऑन ए स्टिक एंड ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से ठिठुर रहा था। मेक अ फायर ऑफ मी एंड वार्म योरसेल्फ, सेट द स्टंप ऑफ द ट्री। स्टंप जो ठूंठ बचता है ना, उसने तो ट्रंक भी काट दिया, अब छोटा सा ठूंठ बचा हुआ था, वो भी बोल रहा है कि अब मुझे भी काट दो और जला के तुम्हारा जो भी कंफर्ट है उसको, मतलब ट्री इतना ज्यादा काइंड है। और इन जनरल भी आप नेचर में देखो ना, नेचर बहुत काइंड है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसको, ठीक है। ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देती हैं। जैसे आप देखो, आप क्या करते हो, आप जो है उसके फल खाते हो आराम से, ठीक है। पेड़ के जो टहनियाँ होती हैं, जो ये होते हैं ब्रांचेस होते हैं, उसको काट के फर्नीचर लोग बना लेते हैं, ठीक है। लीव्स का भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा शेड देता है आपको, बट एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, वी एज ह्यूमन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड प्रिजर्व एंड कंजर्व द ट्रीज एंड फॉरेस्ट, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट वी डू इज वी डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो ये भी वही करता है। सेट द स्टंप ऑफ द ट्री, द स्टंप ऑफ द अनसेल्फिश ट्री। अनसेल्फिश है ना, सेल्फिश तो नहीं है, सेल्फिश होता तो बोलता तुम चले जाओ, है कि नहीं। द स्टंप ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ट इन द फायर, सॉफ्टली हमिंग ट्यून, ठीक है, इजी, ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए आगे आप क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ तो हमने समझ लिया है। पैराग्राफ में क्या है, एक ट्री है, एक बच्चा है, ट्री उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। बचपन में जब वो रो रहा होता है तो ट्री ने बोला कि तुम रो रहे हो, उसने बोला कि मैं भूखा हूं, तो ट्री ने क्या बोला कि मेरे फल को खा लो, उसने खा लिया। फिर वो बड़ा हो गया, उसने बोला, वो फिर परेशान था, ट्री के पास आया, ट्री ने क्या बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तो उसने क्या जवाब दिया, 4 बार, मतलब 4 क्वेश्चन है एक्चुअली। उसने बोला कि मेरी शादी हो रही है एंड आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन, तो ट्री ने क्या जवाब दिया कि कट डाउन माई ब्रांचेस और अपना घर बना लो, ठीक है, चलो जी ये भी कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद परेशान होकर आया, सेलर था, उसने बोला मेरा कैप्टन बहुत ज्यादा बदमाश है, मेरे को तंग करता रहता है, ठीक है। तो उसमें ट्री ने क्या बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे ट्रंक को भी काट दो और शिप बना लो, जाओ। वो भी कर लिया, और ये ना लगे, देखो फिर से वापस आ जाता है और ठिठुर रहा है। तो जो ठूंठ बचता है वो भी बोलता है कि मुझे भी काट के आप जला लो और अपने आप को अभी भी कंफर्ट दो। और लास्ट में मर रहा है वो ट्री, फिर भी इट वॉज हमिंग अ ट्यून, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं, डील करते हैं क्वेश्चंस। देखना आप आसानी से कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार पैसेजेस को अच्छे से पढ़ लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। द बॉय वॉज क्राइंग, ठीक है, क्यों बॉय क्राइंग शुरू में, क्राई व्हाई वाज द बॉय क्राइंग, बिकॉज ही वाज हंग्री। तो देखते हैं हंग्री कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो ये हंग्री है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए का 3 आ गया। चलिए लिख लेते हैं, आराम से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, या तो यहां लिख लें या फिर यहां भी लिख सकते हैं। चलिए यहीं पे लिखते हैं, ए का 3। चलिए बी द यंग हो गया, यहाँ पे द यंग मैन वॉज एंशियस। क्यों एंशियस था, देखिए अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो फिर से बैक चले जाइए, पढ़िए, देखिए कहा है, एंशियस लुक ऑन हिज फेस, व्हाट इज द मैटर, आई एम गोइंग टू मैरी, ठीक है। तो यंग मैन क्यों एंशियस था, बिकॉज ही वांटेड टू मैरी एंड वांटेड अ हाउस ऑफ हिज ओन, तो बी का 2 हो गया। सी देखते हैं, द सेलर वॉज वरीड एंड, सेलर क्यों वरीड था, उसका कप्तान बहुत ज्यादा क्रूअल था और ये नालायक था, बता ही दिया मैंने आपको। सेलर वॉज वरीड एंड वांटेड टू ओन अ शिप ऑफ हिज ओन, सीधी सी बात है, इजी। इसका 1 हो गया, ऑब्वियसली इसका क्या होगा, बिना पढ़े भी हम बता सकते हैं 4, है ना, 3 2 1 4, ए का 3। देखिए अब आप इतना अगर नहीं भी कर पा रहे, कुछ में अगर आप कंफ्यूज भी हैं 2 क्वेश्चन को, 2 को लेके, तो एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, A3 B2 C1, A3 B2 C1 D4, B इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपसे ये नहीं बन रहा है और ये आप कंफ्यूज हो ये दोनों में, तो एक चांस है हमारे पास, क्या देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि ए में मैंने 3 बना लिया है और मैंने सी का 1 तो बना लिया है, इतना तो मेरे को पता है, इतना मैं कंफर्म हूं, ये कंफर्म है। तो क्या करते हैं, ए का 3 देखते हैं किसमें, ए का 3 सिर्फ इसमें है, सिर्फ और सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में। ऑटोमेटिकली सिर्फ अगर आप ए का 3 भी कर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाता जी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेट करते हैं कि इसमें ए में 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मजा आ रहा है, चलिए मजा आ रहा होगा, आई होप सो। द 2 प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ द स्टोरी आर, अब देखिए एक वर्ड आ गया प्रोटैगनिस्ट, अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, लिख लीजिए, ठीक है, आगे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। द 2 प्रोटैगनिस्ट, ये वर्ड क्या होता है प्रोटैगनिस्ट, एक तरह से आप समझो जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है ना, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब हीरो, मूवी में जो हीरो होता है ना उसे बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। लीड रोल, शाहरुख खान, पठान का शाहरुख खान, वही है। तो 2 प्रोटैगनिस्ट स्टोरी कौन से है, सीधी सी बात है, ट्री एंड द चाइल्ड। अच्छा ऑप्शन फिर देखें, ऑप्शन कुछ अलग है, ट्री एंड चाइल्ड तो नहीं दिया, बोथ इनोसेंट एंड नाइव, नाइव पढ़ते हैं, ठीक है। इनोसेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, नाइव का मतलब क्या होता है, नाइव का मतलब सीधा साधा भोला भाला, ठीक है, नाइव का मतलब ये होता है। सेकंड ऑप्शन, 1 इज इंटेलिजेंट एंड द अदर अ फूल, ऐसा है क्या, 1 इज इंटेलिजेंट और अदर फूल, लग रहा है, चलिए किसी को लग भी रहा हो तो तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ कनिंग, ये CU कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त, एंड शेल्फिश, नहीं ऐसा नहीं है, सेल्फिश दोनों तो नहीं है भाई, एक तो ट्री, तो बोथ इनोसेंट एंड नाइव, ये तो काट देता है, ऐसा तो है नहीं। वो जो सेलर है, जो नालायक है, वो तो आगे बैठ जाता है बार बार कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये तो नहीं होगा। बोथ कनिंग एंड सेल्फिश, नहीं, ट्री तो कनिंग और सेल्फिश नहीं है, ये भी काट देता है। 1 इज इंटेलिजेंट एंड द अदर अ फूल, आपको हो सकता है लग रहा हो, लेकिन लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, 1 ऑफ देम इज डिमांडिंग एंड ग्रीडी, कौन है ये नालायक जो है वही है। 1 ऑफ देम इज डिमांडिंग एंड ग्रीडी, द अदर ऑलवेज जेनरस, सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। जेनरस मतलब क्या है, हेल्पफुल, उदार नेचर का, उदार भाव का है, ठीक है। तो ये सही लग रहा है कि एक तो डिमांडिंग और ग्रीडी है ना लड़का, और द अदर कौन, पेड़, अदर कौन सा, पेड़, ऑलवेज जेनरस, हेल्पफुल नेचर का है, सेंसिटिव एंड सपोर्टिव, तो यही सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इधर कर ले क्या इसको, चलिए थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इधर से कर लेते, चलिए हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरह से रिलेटेड थे एक दूसरे से, क्या रिलेशनशिप था, रिलेट से ही वर्ड बना है रिलेशनशिप, ठीक है, आप अपना रिलेशनशिप मत सोच लेना, रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर,
दे वर क्लोज कंटेंडर्स इन देयर रेस टू सर्वाइव। कंटेंडर्स मतलब जो पार्टिसिपेंट होते हैं किसी एक खेल में या किसी चीज में, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, प्रतियोगी जो होते हैं जिनको बोलते हैं, उनको कंटेंडर्स बोलते हैं। तो कंटेंडर्स का मतलब एक दूसरे के खिलाफ वो जो है वो वाला सेंस आ जा रहा है। तो क्या दोनों सर्वाइव करने के लिए कंटेंडर्स हैं, क्लोज कंटेंडर्स, कि दोनों चाह रहे हैं सर्वाइव करना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कट जाएगा। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। बचपन से वो बड़ा हो गया और वो पेड़ के पास बार बार जा रहा है, तो क्या मतलब है? ये लग रहा ना सही, क्योंकि फ्रेंड्स तो थे बिकॉज ऑफ देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बोला है कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और दो ऑप्शन को भी पढ़ेंगे हम। दे वर कोलीग्स एज दे वर्क टुगेदर। कोलीग्स का मतलब ही होता है जो साथ में काम करते हैं। काम ट्री क्या कराएगा, और वो तो नालायक था। दे वर कंपेटिटर्स इन देयर नीड टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। नहीं, ऐसा नहीं है। ओन नीड्स अपना अपना फुलफिल कहाँ करना चाह रहे थे? पेड़ तो उल्टा हेल्प ही कर रहा था इसको, तो इसको भी काट देते हैं। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है ऑप्शन। हाँ, द स्टोरी हाईलाइट्स अ टिपिकल सेल्फिश ह्यूमन नेचर वी आर फेमिलियर विथ। है ना, सेल्फिश नेचर ही है उस लड़के का। क्या है? कंपैशन एंड बेनिवलेंस। क्या ये जो है ये सेल्फिश नेचर है? कंपैशन और बेनिवलेंस। कंपैशन मतलब क्या होता है? करुणा, ठीक है, टू फील फॉर अदर्स, ठीक है, मतलब किसी को टू थिंक, मतलब ऐसा फील होना कि आई वॉन्ट टू हेल्प दिस पर्सन, ये कंपैशन होना होता है, ठीक है। और बेनिवलेंस का मतलब क्या होता है? प्रेम, ठीक है, किसी की तरफ, वही सेम, लगभग मतलब सेम ही है, ये सब वर्ड्स के मतलब लगभग सेम होते, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो एक तरह से जो लोगों को जो की तरफ जो है हेल्पफुल नेचर का हो, जिसको दूसरों को देख के बुरा फील होता हो, अच्छा फील होता हो, मतलब जो खराब कंडीशन में उनको देख के बुरा फील होता हो एंड ही वांट्स टू हेल्प देम, वैसे लोगों को ये बोलते हैं कंपैशनेट, ठीक है, बेनिवलेंट बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये सेल्फिश नेचर तो होता ही नहीं है, इसको काट देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्व तो कर नहीं रहे, पेड़ तो काट ही रहे उल्टा, तो ये तो होगा ही नहीं। माइंडलेस ग्रीड टू पोजेस मोर एंड मोर वेल्थ। देखिए ये बात तो सही है, आज के डेट में हर किसी को, अब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे अंदर ऐसा नहीं है या आपके अंदर ऐसा नहीं, हर किसी के अंदर ये ग्रीड होता है, एंड द मोर यू गेट द मोर यू वांट, ठीक है। तो ये जो है ना कि ज्यादा से ज्यादा कितना ज्यादा पैसा मिल जाए, तो ये है, लेकिन क्या इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में ये सही लग रहा है? वेल्थ की बात बहुत कम आ रही है, ऐसा कुछ खास वेल्थ की बात नहीं है, वो अपने नीड्स को फुलफिल कर रहा था। किस तरह से? हार्टलेस एंड फूलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर कर रहा था ना। वो ट्री क्या डिफाइन कर रहा है, वो ट्री क्या सिंबलाइज कर रहा है? नेचर के पार्ट को। और क्या वो कर रहा था लड़का? वो हार्टलेस, उसको फील नहीं हो रहा था कि व्हाट इज दिस पेन, व्हाट इज दिस ट्री गोइंग थ्रू, द एग्नी थ्रू विच द ट्री इज गोइंग, ठीक है, द पेन द ट्री इज सफरिंग, वो नहीं सोच रहा था, तो वो हार्टलेस था। और फूलिश एक्सप्लॉयटेशन, फूलिश क्यों है? बिकॉज इफ यू आर एक्सप्लॉयटिंग द नेचर, rest assured there will come a time then that you will have to repay the debt। कैसे? अभी आप उत्तराखंड में देख लो, नेचर हैज अ वे ऑफ करेक्टिंग थिंग्स, ठीक है। आप बहुत ज्यादा वहां पे अगर किसी भी, आप वो इको सेंसिटिव जोन है, आप वहां बहुत ज्यादा चीजें कर दोगे, डिफॉरेस्टेशन कर दोगे, तो ये लैंडस्लाइड अवलांचेस आएंगे ही आएंगे, और वो हर जगह होना है। तो ये हम लोग बेवकूफ हैं एक्चुअली, जो सोचते हैं कि पेड़ काट दो कुछ होगा नहीं। अभी देख रहे हो ना ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कितनी ज्यादा है, हर कंट्री मिलके सबसे जो मेन एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे वर्ल्ड में है वो यही है, ग्लोबल वार्मिंग। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए कि आगे वाले जनरेशन्स को अर्थ उसी तरह मिले जिस तरह हमें मिली थी। तो ये आंसर सही लग रहा है, हार्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। चलिए फिर ये देखते हैं, द स्टंप ऑफ द, नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, The stump of the unselfish tree burnt in the fire, softly humming a tune। लास्ट सेंटेंस है ये पूरे पैसेज का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसीलिए इसका मतलब पूछा है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी सब नॉर्मल थे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। द स्टंप ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ट इन द फायर, सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून। मीन्स क्या मीनिंग है? एवरी ट्री सिंग्स व्हेन इट इज बर्न्ट। नहीं बैठ रहा है ना, तो ये तो कट जाएगा। हर ट्री जब उसको जलाया जाता तो ऐसा थोड़ी है,
पेन फील होगा तो आप क्या गाना गाओगे? हाँ, ऐसा थोड़ी है कि इधर से आपको आग लगा रहे हो और आप गाना गा रहे हो। द सेल्फलेस ट्री फेल्ट नो पेन इवन इन इट्स एक्यूट सफरिंग वाइल डाइंग केयरिंग फॉर अदर्स। हाँ, ये देखो थोड़ा सा क्लोज जा रहा है ना। क्लोज क्या है, ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि जो सेल्फलेस ट्री था, ट्री कैसा है? सेल्फलेस है, क्योंकि बिकॉज एट एवरी पॉइंट, एट एवरी स्टेप इट हैज ट्राइड टू हेल्प दैट लिटिल बॉय, ठीक है, हु हैज ग्रोन टू बी एन अडल्ट, उसको हेल्प करने की कोशिश करी है। तो क्या है, ये सेल्फलेस नेचर का है। और चूंकि वो गाना गा रहा है तो ये यही सिंबलाइज कर रहा है, बिकॉज the amount of love that this tree had for that little child, it is incomparable to anything. That's why even while it was dying it felt no pain, and that's why it was humming a tune. मतलब हिंदी में अगर बात करें, कहने का मतलब ये है कि ट्री इतना ज्यादा प्यार करता था उस बच्चे से कि मर भी रहा है फिर भी वो उसके लिए खुश हो रहा है एक तरह से, और मतलब कि गाना गा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को हेल्प कर रहा था। तो दिस सीम्स टू बी ऑल राइट, बट देयर इज ऑलवेज अ बट। क्या करना है, दो और देख लेते हैं। द फ्रेल एंड वंडरफुल ट्री ट्राइड टू फॉरगेट इट्स पेन बाय हमिंग। फ्रेल का मतलब आप समझो कि जो बहुत ज्यादा ना वीक हो चुका है उसे फ्रेल बोलते हैं, भुरभुरा एक तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो मतलब आसानी से टूट जाए उसे फ्रेल बोलते हैं। तो द फ्रेल एंड वंडरफुल ट्री ट्राइड टू फॉरगेट इट्स पेन बाय हमिंग। ऐसा लग रहा है क्या, पेन की बात ही नहीं पता चल रही ना वहां पे, ट्री के पेन को तो दिखाया ही नहीं गया है। हम इसको समझ सकते हैं, वो बच्चा तो नहीं समझ रहा है लेकिन हम समझ सकते हैं, बट ये क्लियरली मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बताई नहीं गई। वो वहां पे प्लेजर फील कर रहा है, अगर नहीं फील कर रहा होता तो वो ये बोलता है क्योंकि यू कट डाउन माई स्टम्प ऑल्सो एंड बर्न इट टू गेट सम मतलब हीट, ये क्यों बोलता है? तो ये भी सही नहीं लग रहा। The tree was a fool and was humming as it did not realize that it was dying. The tree was a fool. Was the tree really a fool? No, the tree was not a fool. It was full of love. प्रेम में होना और बेवकूफ होना दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत लोग प्रेम में बेवकूफ भी बन जाते हैं, आप लोग मत बनना, ठीक है। वो बोलते हैं ना, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना माशूका पैसा फिर खुदा। मतलब हर एक टाइम होता है, एक एज आता है। तो आप लोग भी अपने एज में, ठीक है, सब सारी चीजें सही है, लेकिन यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर करियर। वो बन गया सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हम क्या बात कर रहे थे, फूल के बारे में। तो नहीं, इट वॉज फुल ऑफ लव टुवर्ड्स दैट लिटिल बॉय, इट हैड टू मच लव फॉर दैट लिटिल बॉय। और वो क्या है कर रहा था, वो क्या कर रहा है, वो उसको सेल्फिशली उसको काट रहा है और जो भी उससे मिल रहा है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है एज मच एज ही कैन। तो ये नहीं होगा, ट्री वॉज नॉट अ फूल। चलिए, तो ये सही हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बनने। देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगा होगा आपको, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और आप आराम से कर पाओगे, क्वेश्चंस को ऑप्शन से डील करके आप कर पाओगे। अच्छा, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसी पैसेज में मेरे को बताइए, आप लोग लिख कमेंट सेक्शन में डाले कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या बताना चाह रहा है स्टोरी। चलिए, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। ये जो पेड़ है ना, व्हाट डज इट सिंबलाइज? दो तीन चीज, मतलब क्या होता है ना कि एक चीज के कितने भी मीनिंग्स निकल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसे बोलते हैं, जो शायद आप लोग अभी पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, कि डेथ ऑफ द ऑथर, कि जब एक ऑथर कोई चीज लिख देता है, देन ही डाइज एंड द रीडर टेक्स ओवर। अब रीडर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है चीजों को। उसी तरह दो तीन मतलब निकल सकते हैं। जैसे एक मतलब ये हो सकता है कि वो पेड़ सिंबलाइज कर रहा है किसको, पेरेंट्स को, और वो किड क्या है, सेल्फिश किड, वो उनका बच्चा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो ये सिंबलाइज कर सकता है एक सेंस में कि पेरेंट्स अपने हर चीज का त्याग कर देते हैं, इवन देयर हैप्पीनेस, इवन देयर लाफ्टर फॉर देयर किड, और इन टर्न द किड एक्सप्लॉइट्स देम। बहुत सारे केस में ऐसा होता है। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये एक पार्ट हो सकता है। दूसरा पार्ट और एक ले सकते हैं, वो गाना सुना है ना आपने, फादर के लिए है कि ईश्वर अल्लाह जितने भी रब हैं, नूर तेरा सब तुझ में ही सब है। तो वही बात है, लेकिन हम उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। एज लॉन्ग एज समवन इज देयर विथ अस, वी डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो देयरफॉर बी वेरी मच काइंड टू देम, ठीक है। बातें करो उनसे, थोड़ी देर, थोड़ा उनको टाइम दो, ठीक है। उनकी बातों को सुनो, समझो, समझने की कोशिश करें, ठीक है।
टीचर्स के लिए भी सेम चीज़ है, आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना सर आपकी बात सुने क्या है, वो नहीं बोल रहा, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ। चलिए और एक चीज़, और एक जो है, अगर आप सिंबल देखोगे तो ट्री रिप्रेजेंट्स नेचर एंड द लिटिल बॉय रिप्रेजेंट्स ह्यूमन रेस, ठीक है। और हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली वी आर डिप्लीटिंग ऑल आर रिसोर्सेज, वी आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द नेचर फॉर आवर ओन गुड, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आप दो तरह से इसको ले सकते हो। चलिए अब एक और पैसेज डील करते हैं। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, मजा आ रहा, मजा क्या बोलूं मैं आपको, फील करो इस चीज को, कितना ये कितना अच्छा स्टोरी था, कितनी मजेदार स्टोरी थी, कितना अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन बच गया, 6th क्वेश्चन, सॉरी। हाउ वुड यू डिफाइन द रिलेशनशिप दैट द स्टोरी इलस्ट्रेट्स? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्या है रिलेशनशिप, क्या है दोनों के बीच में? इट वॉज अ म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जहां पे दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि मैं अगर प्योर टर्म में बोलूं, जैसे हमारा रिलेशन है, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आप कमेंट सब्सक्राइब करके आप दोस्तों के बीच शेयर करके मुझे हेल्प करोगे, तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप होता है, आप बायोलॉजी में ये सब सारी चीजें पढ़ते होगे, एक पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक जो है वो क्या होता है, वो है उसको मजा आ रहा होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक तरह से वो गेन कर रहा होता है और दूसरा लूज कर रहा होता है। सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप, बहुत तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो क्या दोनों एक दूसरे से फायदा पा रहे हैं? नहीं, ट्री इज ऑलवेज लूजिंग। इट वॉज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसीट एंड ट्रेचरी। डिसीट और ट्रेचरी मतलब धोखाधड़ी, ठीक है, और ट्रेचरी। चलिए आगे भी देखते हैं, ये सही लग रहा है थोड़ा बहुत। इट वॉज होगा यहाँ पे, इट वॉज अ वन साइडेड। आप सोच रहे होगे वन साइडेड में क्यों लगा? क्योंकि वन साइडेड में वो साउंड आ रहा है, तो वो क्या होता है, ये वावेल नहीं है। इट वॉज अ वन साइडेड रिलेशनशिप वेयर द ट्री लव्ड, केयर्ड फॉर एंड सपोर्टेड द बॉय टिल इट्स एंड। ये सही लग रहा है, इट वॉज अ वन साइडेड रिलेशनशिप। क्यों? बिकॉज द ट्री लव्ड, केयर्ड फॉर एंड सपोर्टेड द बॉय टिल इट्स एंड। डी भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज अ डिस्गाइज्ड एनिमिटी ना, डिस्गाइज मतलब किसी वेश में बदल के इस चीज को बोलता है। ही केम इन डिस्गाइज, रावण केम इन डिस्गाइज ऑफ अ सेंट, भेष बदल के साधु के रूप में आया था। तो क्या ये मतलब जो कि दिख नहीं रहा हो, सामने से दिख नहीं रहा हो, ऐसी कोई शत्रुता थी दोनों के बीच? नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। क्या किया जाए, एक ही पैसेज पर रखा जाए क्या आज? चलिए एक पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम अगले दिन नेक्स्ट पैसेज को डील करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छे से देखें, इजी था, कुछ ऐसा टफ नहीं था, ठीक है। आराम से वर्ड्स को भी नोट करें और जो समझ ना आ रहा हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको हेल्प करूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है मैंने, उसको आप फिल करें ताकि वी कैन रीच आउट टू यू बेटर, ठीक है, एंड यू कैन रीच आउट टू अस बेटर, ठीक है। वो आराम से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, 0 से हीरो तक का सफर हम तय करने वाले हैं, ठीक है। और प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आप ही का चैनल है, आप ही लोग हेल्प करेंगे और हम आपके लिए वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड, ओके। चलिए मस्ती से पढ़ाई करते हैं, आगे मिलते हैं दूसरे चीज वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें।